हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। राज्यसभा के गठन संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उन पर हमने चर्चा करी, और किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उन सारी बातों पर हमने चर्चा करी थी। उसके बाद दोस्तों हमने राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में हमने चर्चा करी, सभापति उपसभापति के बारे में हमने चर्चा करी थी, और राज्यसभा की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? लोकसभा की। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? लोकसभा के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 किसकी बात करता है? लोकसभा के गठन और संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है? लोकसभा के गठन और संरचना की बात करता है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया जाता है। और इनकी प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो संसद की प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है। यानी लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है, और इनकी बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को इनकी प्रथम बैठक होती है। लोकसभा की अगर हम बात करें दोस्तों तो लोकसभा को 1954 से पहले क्या कहा जाता था? जनता का सदन कहा जाता था। लेकिन 1954 के बाद 23 अगस्त 1954 के बाद जनता के सदन को लोकसभा कहा जाने लगा। लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा के अगर गठन की बात करें, लोकसभा के संरचना की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन और संरचना की बात की गई है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 550 सदस्य हो सकते हैं। इन 550 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आएंगे। लेकिन अगर हम
वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और इन 543 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है, राष्ट्रपति अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के नागरिक, आंग्ल भारतीय समुदाय का नागरिक का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार देता है कि यदि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। यानी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अनुच्छेद 366 की बात करें तो अनुच्छेद 366 में आंग्ल भारतीय की, एंग्लो इंडियन की परिभाषा दे रखी है। एंग्लो इंडियन होते कौन है उसको परिभाषित किया गया और ये कहा गया है कि ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे नागरिक होते हैं जिनके पिता यूरोपीय व्यक्ति और माता भारतीय हो। इनसे जो जन्मी संतान होती है वही क्या कहलाती है? वही आंग्ल भारतीय कहलाती है। और इन आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में इनके लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जबकि राज्य की विधानसभाओं में भी इनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 104वां संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन किया गया था 2020 में, और इस संशोधन के माध्यम से SC/ST का लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण था उसको बरकरार रखा गया। यानी कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कास्ट का जो आरक्षण था, जो रिजर्वेशन था, उसको आगे बढ़ा दिया गया था। कब तक? 2030 के तक क्या है, आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंग्ल भारतीयों का आरक्षण था, उनके लिए जो लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित थीं, उस आरक्षण को रोक दिया गया है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से रोक दिया गया है? 104वें संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से जो लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी एंग्लो इंडियन की, और जो विधानसभा में 1-1 सीट
एंग्लो इंडियन की आरक्षित थी, तो उस आरक्षण को रोक दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से। इसीलिए अगर हम लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो 550 है, जबकि पहले ये 552 थी। 2020 से पहले कितनी थी? 552 थी। और वर्तमान समय की बात करते हैं तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जबकि 2020 से पहले ये 545 थी। लोकसभा की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सदस्य बनने की योग्यता की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 84 की बात करें तो ये संसद का सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है, और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है या लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 25 बरस होनी चाहिए। यानी अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 बरस होनी चाहिए, और कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 बरस होनी चाहिए। ये कहा गया है, अनुच्छेद 84 कहता है कि लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, केंद्र के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्य के अधीन भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 84 कहता है कि भाई पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, और संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। यानी कि संसद ने जो शर्तें बना रखी हैं उन सभी शर्तों को पूरा करता हो। और संसद ने एक कानून बना रखा है जिसको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के नाम से जानते हैं। उस जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो भी टर्म एंड कंडीशन दे रखी हैं उन सभी के अधीन होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य माना जाएगा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य माना जाएगा। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की अगर बात की जाए तो लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अग्रताही विजेता कहा जाता है। निर्वाचन कैसा होता है? निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि भारत की जो जनता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। और मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2 प्रकार से निर्वाचन होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से निर्वाचन होता है। एक तो होता है हमारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से, और दूसरा होता है अग्रताही विजेता द्वारा। किसके? अग्रताही विजेता द्वारा। ये जो एकल संक्रमणीय प्रोसेस होता है इसमें निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन
कोटा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और ये जो अग्रताही विजेता है, इसमें यह कहा गया है कि उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी संसदीय क्षेत्र में 100 वोट हैं और इन 100 वोटों पर 4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, और 4 कैंडिडेट यानी कि ABCD कोई 4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो ये जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, अग्रताही विजेता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 100 वोटों पर चुनाव हो रहा है, किसी संसदीय क्षेत्र में 100 वोट है मान लीजिएगा, और 4 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से उनको वोट दिए जाएंगे, ऐसा मान लीजिएगा कि जो ए नाम का उम्मीदवार है उसको 40 वोट प्राप्त हो जाते हैं, और जो B नाम का उम्मीदवार है उसको 30 वोट प्राप्त हो जाते हैं, और जो C नाम का उम्मीदवार है उसको 20 और D नाम के उम्मीदवार को 10 वोट प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर 4 3 7 और दोनों और एक, यानी कि 100 वोट क्या है इस तरह से बटे जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, इसमें यह कहा गया है कि उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर इस पद्धति के हिसाब से देखें, इस सिस्टम के हिसाब से देखें, तो फिर A नाम का जो व्यक्ति है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। इसको क्या है, BCD यानी कि इन तीनों कैंडिडेट से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में A नाम के व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो प्रणाली होती है, इसमें ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि इसमें निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन कोटा यानी कि 50% प्लस के 1 वोट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आपको इतने वोट प्राप्त नहीं होते हैं, आपको विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा की बात करें या विधानसभा के सदस्यों की बात करें, इनका निर्वाचन कैसा होता है? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है, अग्रताही विजेता के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। और कैसा होता है? प्रत्यक्ष, क्योंकि हम या आप लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। हम या आप लोग क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, उनको क्या है, चुनते हैं। मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है, वोट दिखा के नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या है, सीक्रेट तरीके से वोट डाला जाता है। अगर हम वोट डालने की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में वोट डालने की जो उम्र थी मतदाता की, जो आयु थी वो कितनी थी? आयु 21 वर्ष थी। यानी मूल संविधान में 21 वर्ष का, अगर 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति हो जाता है, कोई नागरिक हो जाता है, तो उसके पास वोट डालने का अधिकार आ जाता है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया जाता है 1988 में, और इस 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो आयु 21 वर्ष थी, इसको घटाकर कितना कर दिया गया था? इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी अगर हम वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में अगर किसी नागरिक की आयु 18 या उससे अधिक हो जाती है, तो उसके पास वोट डालने का अधिकार हो जाता है। यानी कि वो वोट डाल सकता है, वोट डालने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए, लोकसभा का कार्यकाल होता है, यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, बल्कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। और राज्यसभा का कार्यकाल क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है, कभी ना भंग होने वाला सदन होता है, इसलिए राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, तो लोकसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। और ये कहा गया है कि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है और लोकसभा के कार्यकाल को घटा भी सकती है, और संसद ने ऐसा किया। यानी अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था
1976 में, और इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और कितना कर दिया गया था? 6 बरस कर दिया गया था। कितना? 6 बरस कर दिया गया था। 1971 से लेकर 1977 तक 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी 44वां संविधान संशोधन करती है और इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को घटा देती है। और कितना कर देती है? 5 बरस कर देती है। यानी कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है और लोकसभा के कार्यकाल को घटा भी सकती है। और हमने देखा कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया और 5 बरस से बढ़ाकर 6 बरस कर दिया गया था। किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 1 बरस 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी 44वां संविधान संशोधन करती है 1978 में, और 1978 के माध्यम से यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोबारा जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 बरस कर दिया गया था उसको 5 बरस कर दिया गया था। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है कि आपातकाल जैसी परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आपातकाल लगा हुआ है भारत में तो संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन यह कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा तो लोकसभा 6 महीने के अंदर अंदर भंग हो जाएगी।